मूवी की स्टार्टिंग में एक हॉस्पिटल का मुर्दा घर दिखाया जाता है, जहां एक फेमस स्पेनिश एक्ट्रेस एना फ्रिस्ट की डेड बॉडी को लाया गया था, जिसकी मौत हो चुकी थी। और हॉस्पिटल में मुर्दा घर में रखी सभी डेड बॉडीज का ध्यान रखने का काम पाउ नाम का आदमी किया करता था, जिसके अंदर ये सभी डेड बॉडीज रखी जाती थी। पर जब पाउ को पता चलता है कि कंट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस की बॉडी हॉस्पिटल में लाई गई है, तब वो जरा हिल ही जाता है और उसकी नीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि इससे अच्छा मौका उसे कभी नहीं मिलता। पाउ एना की डेड बॉडी के साथ अपनी फोटोज लेने लगता है ताकि वो अपने दोस्तों को दिखा सके। और फिर इसके बाद आगे उसके दो दोस्त आते हैं, जो थे इवान और जीवी। वो पाउ को एक पार्टी में ले जाने के लिए आए थे, मगर पाउ की शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई थी। शिफ्ट खत्म होने में अभी कुछ समय बाकी था। उसके दोनों ही दोस्त बिल्कुल सब्र नहीं करते और वो अपने प्लान को चेंज कर हॉस्पिटल के पीछे जाकर सस्ते नशे करने लगते हैं। नशे में पाउ एना की बॉडी के बारे में उन्हें बताता है, जिसके बाद उन दोनों कमीने दोस्तों के शैतानी दिमाग में कुछ और ही पकने लगता है। तब इवान पाउ से कहता है कि वो एना की बॉडी को करीब से देखना चाहते हैं। जीते जी हम उसे इतने करीब से कभी देख तो नहीं पाते, कम से कम मरी हुई एना को देखकर अपना अरमान तो पूरा कर ले। उनके काफी फोर्स करने के बाद उन्हें चुपके से पाउ हॉस्पिटल के मुर्दा घर में ले जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर उनकी नीयत बिगड़ जाती है और इवान एना की डेड बॉडी को छूने लगता है और वो जीवी को भी उसे छूने के लिए कहता है। तब पाउ उन्हें एक सीक्रेट बताता है कि जब भी कोई डेड बॉडी हॉस्पिटल से जाती है, तब उसके 1-2 घंटे पहले बॉडी के साथ क्या क्या हुआ ये किसी को भी पता नहीं होता, और हम उस डेड बॉडी के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। और मैंने 16 साल की लड़की की डेड बॉडी के साथ बहुत कुछ किया भी है, जिसके कई सारे वीडियोस उसने अपने फोन में भी बनाए थे और वो उन्हें दिखाता भी है, जिस कारण इवान अंदर के शैतान जाग जाता है और वो कहता है कि ये सब चीजें हम एना की डेड बॉडी के साथ भी करेंगे, क्योंकि वो किसी को बताने तो वाली नहीं और हमें इसके साथ ये सब करते हुए कोई भी नहीं देख रहा। जीवी को उसकी ये बातें पसंद नहीं आती और वो ये सब करने से उन्हें रोकता भी है, लेकिन वो जीवी की एक भी बात नहीं मानते, जिस वजह से जीवी भी खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। जिसके बाद शुरू होता है इंसानों की हैवानियत और हवस का गंदा खेल शुरू। सबसे पहले इवान एना की बॉडी के ऊपर से चादर को हटा देता है और उसकी बॉडी को गलत तरह से इधर उधर छूने लगता है, और फिर वो एना की डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होता है। इससे पाउ को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऐसा कई सारी लड़कियों की डेड बॉडीज के साथ ऑलरेडी कर चुका था। जब इवान का मन भर जाता है, तब वो वहां से निकल जाता है। फिर बारी आती है पाउ की। जब वो एना की बॉडी के साथ इंटीमेट हो रहा था, तभी अचानक एना की आंखें खुल जाती है। एना अपने ऊपर पाउ को देखती है। एना की आंखें खुली देख पाउ की 4 हाथ फट के हाथ में आ जाती है और वो चिल्लाने लगता है, जिस वजह से उसके दोनों ही दोस्त वहां आते हैं। वो वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि एना उनके सामने उठकर जिंदा खड़ी है। एना को जिंदा देखकर जीवी बहुत खुश था और वो कहता है कि इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन उसे इवान मना कर देता है, क्योंकि इवान को डर था कि अगर एना ठीक हो गई तो ये हमें नहीं छोड़ेगी। इन्होंने एना के साथ कांड जो किया था वो सभी को बता देंगी कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है। तभी इवान उनसे कहता है कि हमें इसे जान से मारना होगा, वरना हमें जेल जाना पड़ेगा। मगर जीवी उनके खिलाफ था। जेवी और इवान के बीच इसी बात पर लड़ाई होने लगती है और इवान जीवी को हाथापाई में जान से मार देता है, जिस वजह से ये लड़ाई जीवी की मौत के साथ खत्म होती है। इसी बीच एना मौका देखकर जीवी का फोन ले लेती है और अपने फादर को कॉल करती है। उन दोनों के आने पर उनसे एना कहती है कि मैंने अपने फादर को फोन कर दिया है, वो जल्द ही पुलिस को लेकर यहाँ आते ही होंगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर पाउ और इवान डर जाते हैं और एना को कुछ ना करते हुए उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। तभी जीवी का फोन बजने लगता है और इवान कॉल रिसीव करता है। तब सामने से कॉल करने वाला कहता है कि वो पहले फोन रिसीव नहीं कर पाया था जब पहली बार कॉल आया था। तब इवान समझ जाता है कि एना ने बस बचने के लिए झूठ बोला था, जिसके बाद वो दोनों एना को फिर वापस मुर्दा घर में ले जाते हैं और इवान बाहर से एक डस्टबिन लाकर उसमें जीवी की बॉडी को डालकर उसे ठिकाने लगाने चला जाता है। तब पाउ एना पर नजर रखता है। तब एना को इनसे बचने का एक आइडिया आता है। वो पाउ से कहती है कि इवान तुम्हें धोखा दे रहा है, वो मुझे मारने के बाद इन दोनों ही खून का इल्जाम तुम पर डाल देगा।
उसकी ऐसी बातें सुनकर पाओ भी घबरा जाता है, लेकिन वो ऐना की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे बांध देता है। जिसके बाद इवान और पाओ उसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे कि ऐना को कैसे मारे। इवान कहता है कि पॉइजन देकर मार डालते हैं। तब पाओ कहता है कि पॉइजन से ये जल्दी नहीं मरेगी और उसकी बॉडी भी नीली पड़ जाएगी, जिससे लोगों को हम पर शक हो जाएगा। हम इसका मुंह पिलो से दबाकर इसे मार देते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही ऐना के मुंह पर कपड़ा रखकर उसे मार डालते हैं। उसके मरने के बाद इवान और पाओ राहत की सांस लेते हैं और वहां से बाहर आते हैं। तब इवान को याद आता है कि वो अपना क्रेडिट कार्ड अंदर ही भूल आया है और अगर वो कार्ड किसी को मिला तो वो पकड़े जा सकते हैं। इस वजह से इवान कार्ड लेने के लिए वापस आता है, पर वो देखता है कि ऐना फिर जिंदा हो गई है और उन दोनों की आंखों के सामने सही सलामत खड़ी है। लेकिन इस बार वो खुद से जिंदा नहीं हुई थी, बल्कि इस बार पाओ ने उसकी जान बचाई थी। जब इवान जीवी की बॉडी को ठिकाने लगाने गया था, तब ऐना ने पाओ को पूरी तरह से अपने साइड कर लिया था, जिस कारण वो ऐना को बचाने की प्लानिंग करता है। वो ऐना को कहता है कि मुंह दबाने पर तुम मरने की एक्टिंग करना, पर अभी भी ऐना नहीं मरी थी। जब इवान को इस बात का पता चलता है कि ऐना को बचाने में पाओ का हाथ है, तब वो पाओ को बड़ी बुरी तरह से मारने लगता है और मौका देखकर ऐना भी एक कैंची लेकर इवान के गले में घुसा देती है, जिस कारण इवान भी मारा जाता है। ये सब देखकर पाओ काफी शर्मिंदा था, क्योंकि उसके एक शैतानी आइडिया के कारण उसके दोनों ही दोस्त मारे गए थे। वो सोच रहा था कि मैंने तो ऐना की मदद की है, तो वो मुझे नहीं मारेगी, पर ऐना पाओ को भी नहीं छोड़ती और उसके करीब जाकर उसके पेट में भी कैंची घुसा देती है। और यही मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।